स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। बाकी जी बताइए। हाँ सर, कल रात को तो है ना मैं बहुत ज्यादा डर गई थी एक्चुअली। मुझे आपको मैं बताऊं ना, फ्रैंकली मुझे वो टुम्पा जी की वो याद आ गया, वो सीन जो उनका अब वीडियो कॉल पे उनको इतना वॉमिट वगैरह हो रहा था। मैं बहुत डर गई थी। तो एक्चुअली मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई थी, मुझे 3-4 लूज मोशन हो गए थे, बट मेरा जी बहुत घबरा रहा था। और मुझे लास्ट 10 सालों से ना ऐसे वॉमिटिंग से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत, आई एम वेरी स्केर्ड। तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे वॉमिटिंग अगर हुई और अगर वैसी हुई तो पता नहीं क्या होगा। बट मुझे कोई वॉमिट वगैरह नहीं हुई थी एंड आई वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। विद इन 1 hour आई वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट आफ्टर 3-4 मोशंस। एंड आज मेरा वजन, हाँ बोलिए। जो पहले वाला एक्सपीरियंस है वो नहीं होता इसमें, जो जैसे हमने कुछ गलत खा लिया है, वोमिटिंग हुई है, तो हमने गलत तो खाया ही नहीं। यस सर। ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। ओके। और डर से अपन कुछ भी अपन बना सकते हैं। यदि हम पहले से ही डर जाएंगे तो फिर हम कुछ भी सोच सकते हैं। राइट सोचने की आवश्यकता नहीं है। राइट राइट, करेक्ट। एक और इंद्र पूछना था सर, वो है ना फादर इन लॉ को लेके हॉस्पिटल गए थे, वो थोड़े बीमार चलते रहते हैं ना पापा जी, तो उनको आने के बाद है ना थोड़ा सा ऐसे छींके वगैरह आई थी, और कल भी उनको थोड़ा रनी नोज था, और आज उनको थ्रोट में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है। तो पहले कैसा था कि वो एजिथ्रोमाइसिन 500 लेते थे एंटीबायोटिक और एलिग्रा लेते थे, पर अभी तो ये कुछ लेना नहीं है ना। तो अभी वो क्या करे सर, उनको गले में थ्रोट में इरिटेशन हो रही है और रनी नोज है। हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे? पापा जो है ना, मेरे फादर इन लॉ जो है ना, गौरव जी, उनको कुछ 8-9 महीने पहले ना कैंसर डिटेक्ट हुआ था ब्लैडर में। तो उनके लिए अभी तो नहीं है, उनका सब लेजर वगैरह करवा लिया थोड़ा टाइम पहले, 6 महीने पहले। अभी उन्हें कुछ नहीं है, लेकिन बस वो ऐसे होता है ना, हर 2 महीने में उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाना रहता है, तो उसके लिए लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ पे पापा को। वैसे ही लेके गए थे। हाँ, उनको चेकअप जो रहता है ना, जैसे एवरी 2 मंथ्स का डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आप उनको लेकर आइए एवरी 2 मंथ्स में, तो उसके लिए लेके गए थे उनको। ठीक है, तो डिटॉक्स सिम्टम्स ही हैं जो आ रहे हैं, चल रहे हैं। अच्छा, ओके। तो मतलब उसके लिए वो ऐसे गर्म पानी वगैरह लेवें क्या सर पीने में, जैसे अपन नॉर्मल पानी पी रहे हैं, तो उसकी जगह पे गर्म, थोड़ा सा ल्यूकवार्म से थोड़ा गर्म पानी पिए? कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जरूरत नहीं। ओके, ठीक है सर। अनीश, अनीश, अनीश। Hello, hello Gaurav uncle. Like आज तो मैं आप जैसे मैंने आपको बताया था, हम 10 days का ट्रायल कर रहे हैं, तो आज मेरा 9th डे है। जो मेरी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो है क्रेविंग है। जैसे कोई मेरे सामने खाता है, मेरा मन करता है कि हाँ मैं भी खाऊं। तो प्लीज सजेस्ट मी कि मैं इसे डील कैसे करूं। जैसे
क्या चीज खाने का मन करता है? जैसे कोई बाहर का सबवे खा रहा है, कोई राजमा चावल खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, लाइक यूजुअली मन करता है लाइक कोई खा रहा है तो मैं भी खाऊं। मन इसलिए करता है आपका क्योंकि वो एक गलत चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो दिमाग उसको रीड नहीं कर पाता। यदि आप राजमा अलग से खाओ, उसमें कोई स्पाइसेस सॉल्ट नहीं डालो, यस, तो आपका राजमा खाने का मन नहीं करेगा। ओके, चावल आप अलग से ले लो, उसको बॉईल ना करो, तो वो खाने का मन नहीं करेगा। सॉल्ट आप अलग से ले लो, वो आपका खाने का मन नहीं करेगा। यस, तेल उसमें डलता है, वो अलग से ले लोगे तो तेल खाने का मन नहीं करेगा। मिर्च अलग से ले लोगे तो वो तो मतलब बॉडी कैन रिकॉग्नाइज कि ये नहीं खाना है, ओके, और वो उसको इस तरीके से हम कंबाइन कर देते हैं कि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। कॉम्बिनेशन से वो रिकॉग्निशन खत्म हो जाता है, तो हम ओके, हमारे को जो चीज नहीं खा सकते वो भी खाने का मन करेगा, ओके, क्योंकि उस जो ऑल्ट्रेशन है ना, वो हमारे ब्रेन को बाईपास कर लेती है। यदि वो ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ होता तो हमारा ब्रेन इतना समझदार है कि हम नहीं खा सकते, लेकिन वो ऑल्ट्रेशन की वजह से, जैसे फ्रूट है, फ्रूट हम अनऑल्टर्ड खा सकते हैं क्योंकि वो हमारा फूड है, लेकिन ये जो है राजमा चावल हम ऑल्ट्रेशन पे ही खा सकते हैं क्योंकि वो हमारा फूड नहीं है, और हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज कर सकता है कि राजमा भी नहीं खा सकते, चावल भी नहीं खा सकते। यस, लेकिन उसका जो कुकिंग से और सॉल्टिंग से, स्पाइसिंग से जो उसका ऑल्ट्रेशन हो रहा है, उस वजह से हम उसको खा सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। और शिव गुप्ता जी, आपके क्या हाल है? अच्छा, आप ये जो है दादाजी अलग क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग आईडी से। ठीक है, प्राजक्ता जी आपका क्या चल रहा है? सर चालू है, आज 16 डे है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। आज एक्चुअली कल मुझे 3 बार मोशन हुआ, मतलब लूज मोशन नहीं था, लेकिन 3 बार हुआ, लेकिन कुछ वीकनेस वगैरह नहीं था। और आज सुबह मुझे एक्चुअली मोशन में से थोड़ा सा खून आया, मतलब 7-8 बूंदी आई, लेकिन ऐसा वीकनेस वगैरह कुछ नहीं था, और पेन भी नहीं था, मतलब मोशन करके। तो पता नहीं वो डिटॉक्स है या कैसे है। कल मैंने खाया था वाटरमेलन, मैंगो, जामुन और जैकफ्रूट। तो ये जैकफ्रूट की वजह से है या मतलब कॉन्स्टिपेशन है क्या आपको? स्टूल हार्ड हो रहा है क्या? कॉन्स्टिपेशन है? नहीं, स्टूल हार्ड नहीं था, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं था। कई बार कोई पुराना डिपॉजिट होता है, ब्लड वो निकल जाता है, ओके। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। और एक चीज मुझे पूछनी थी, एक्चुअली मैं टेरेस पे गई थी धूप में, तो धूप में से मतलब नीचे आ रही थी, तो अंधेरा सा आ गया, मतलब ये किस वजह से हो सकता है? आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स ज्यादा लेना है।
ये अंधेरा आ रहा है, इसका मतलब हम कम खा रहे हैं, क्वांटिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। और मतलब मैं वाटरमेलन या ऐसे मैंगो वगैरह खाती हूँ तो कभी कभी गैसेस भी आते हैं, तो वो किस वजह से? क्या मैंगो खाने से क्या होता है? वाटरमेलन मैंगो ऐसे कभी खाती हूँ तो गैसेस हो जाते हैं, मतलब गैस ज्यादा। गैस बन जाता है। हाँ हाँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो, आप तो खाते हो। यदि आपको अंधेरा आ रहा है आंखों के आगे तो इट मीन्स कि आप कम खा रहे हो, तो क्वांटिटी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। और गैस यदि बन रही है तो इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव कुछ इशू है, वो धीरे धीरे हील हो जाएगा। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यही थैंक यू। गौरव से मुझे भी ये सवाल पूछना था। जब मैं जैसे लेट के खड़ी होते हैं और चलने लगते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे चक्कर जैसा या ऐसे लगता है, मुझे अंधेरा नहीं आता बट मुझे चक्कर जैसे होने लग जाते हैं मैं जब भी उठती हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लोग कम खा रहे हो, जितना आपको खाना चाहिए उससे कम। ओके, तो ये तो मुझे काफी दिनों से हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 दिन से हो रहा है ऐसा। आपकी क्वांटिटी क्या है, क्या खाते हो आप, एक दिन में कितना? सर, मतलब जैसे अगर मैं लंच में अगर मैंगो खा रही हूँ तो 2 या मैक्सिमम 3, और मतलब वाटरमेलन 1 बोल जितना, इतना कटोरा जितना वाटरमेलन। और अगर चीकू खा तो 3 चीकू बनाना है तो बनाना से को 3। तो क्वांटिटी कम है ये। वाटरमेलन तो पूरा एक वाटरमेलन एक आदमी के होता है। सर उतना तो मुझे पता नहीं। सर मुझे भी ये थी ये प्रॉब्लम सर स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, मैं कम खाता था, फिर मैंने ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स अपना डाइट कर दिया। लाइट है जैसे तरबूज है, तो ये प्रॉब्लम मुझे रही सर 5-6 दिन रही। और ये आपका डाइट प्रोग्राम शुरू करने से पहले भी 10-15 दिन पहले बहुत होती थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों होती है। और फिर जब आपका जो फूड जर्नी शुरू किया तो ये कुछ दिन के लिए रही, अब बिल्कुल भी नहीं होती है। एकदम वर्टाइगो टाइप प्रॉब्लम होती थी, अजीब टाइप की, तो अब नहीं हो हाँ, रही है। गिडीनेस जैसे एकदम सडनली लगता है कि करेक्ट हमें करेक्ट चक्कर आ रहे करेक्ट हैं, है ना। करेक्ट हाँ, करेक्ट। मुझे ये होता है। मैं अभी भी जब उठी थी तो मुझे 1 सेकंड के लिए मैं दरवाजे को होल्ड करके खड़ी थी कि यस, एकदम। आप अपना ये इनटेक बढ़ा दीजिए जैसे गौरव जी कह रहे हैं। आई हैव ट्राइड इन माय केस, ओके, तो ऐसा लगता था ऐसे वीकनेस काफ़ी है और ये राइट। घूम रही है। हाँ, पकड़ के जाना पड़ता था लिफ्ट में। हाँ हाँ, मतलब सडनली जब हम उठे तो चलने के वक्त हमें थोड़ा सा, या तो मैं क्या करती थी कि बेड से उठ के थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए बेड पे ही बैठती हूँ और फिर देन आई वॉक, ऐसा। राखी जी, मेरे साथ भी सेम वैसा प्रॉब्लम था। 3 दिन सर से भी मैंने डिस्कस किया था, तो सर ने बोला था इनटेक बढ़ाइए, तो इनटेक बढ़ाने के बाद मेरा बहुत बेटर हो चुका है। सेम ओके प्रॉब्लम मेरे को, एकदम एग्जैक्टली सेम। ओके। हाँ, क्योंकि ना सर, मैं और अदिति हम दोनों को सेम हो रही है। हितेंद्र को तो वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट मुझे और अदिति दोनों को सेम हो इनटेक रहा हम है कि लोग का जब बहुत हम। कम था, हमको भी फील हुआ, और तुमने इनटेक बढ़ा दिया अपना, और उससे बहुत फर्क पड़ गया। एनर्जी लेवल भी थोड़ा बेटर हो गया पहले से। ओके, ठीक है। तो टुडे अब मैं आज से ही थोड़ा सा सब दोनों के हमारे इनटेक बढ़ाती हूँ। मुझे भी ये प्रॉब्लम था पहले। अच्छा। तो मेरे दिमाग में टारगेट रहता था कि मुझे इतना वेट लूज करना है। तो जब हम कोई टारगेट दिमाग में डाल लेते हैं कि भाई हमें वजन कम करना है, तो फिर जितना भूख लगती है उतना हम खा लेते हैं। और वजन कम होते हुए दिखता है स्केल पे तो बड़े खुश होते हैं, और फिर चक्कर भी आते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हाँ। लेकिन वजन तो कम हुआ ना। तो जब हम थोड़ा सा अनरियलिस्टिक चीज़ों को सोच लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं, तो हम इस टाइप की चीज़ों में फंसते हैं। तो ऐसा फंसने की जरूरत नहीं है, वजन आपका वैसे भी कम होगा। आप तो
पेट भर के ज्यादा से ज्यादा खाओ। ओके सर। ओके। राजीव जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? हाँ जी गौरव जी, बढ़िया चल रहा है। मैं तो सबसे ज्यादा खा रहा हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा था कि मेरी तो भूख इतनी है, एक किलो लीची खा जाता हूँ खाने बैठो ने। 1 किलो तरबूज, लीची भी कम है साहब। आप तो और मुझे आप लगता क्या है करते होगे, लीची लेके आते होगे 1 किलो, 2 किलो लाता हूँ मैं। तो वो छीलने के बाद वजन करते हो कि छीलने के पहले? मैं तो वैसे ही गिन दो, 1 किलो खाली मैंने आधी लीची कर लेता ना, 2 किलो लीची की। 270 रुपए किलो है सर। तो महंगी बड़ी है। महंगे सस्ते की कोई बात नहीं है राजीव के साथ। मेरे 10 बार खा रहा हूँ मैं, मतलब शर्म आती है, लगता है क्या ग्रुप में देखता हूँ सबसे ज्यादा मैं ही खा रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ। आप सोचोगे भी नहीं, आज बहुत सारा सामान आया, मतलब एक ही दिन में 4-5 हजार के फल आए। तो डेली सामान आते हैं 1200 रुपए का, 1000 रुपए का ना, मतलब लाते भी थोड़ा महंगा है ना, तो होलसेलर अभी तक मिला ही नहीं, कर 1200-1300। सर मेट्रो में चलना है तो आम खाइए सर, आम हाँ? एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आम खाइए, लीची से चक्कर आएंगे। लीची और मौसमी से चक्कर आएंगे हाई फाइबर डाइट से। जब ज्यादा चक्कर आए तो आप स्विच ओवर टू हाई एनर्जी फ्रूट्स लाइक मैंगोस। दशहरी आम बहुत सस्ता मिल रहा था दिल्ली में, 90 रुपए। तो मेरे को प्रॉब्लम दशहरी मुझे मिला है 45। यहाँ दिल्ली में नहीं मिलता, पता नहीं हमें तो पता नहीं। राइट। सर यहाँ पे केसर है और आम तो बहुत सारे हैं, हम केसर ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 120-130 रुपीज केजी ही है। रिटेल में बहुत महंगा है यहाँ पे दिल्ली में। हाँ यहाँ पे भी। राजीव जी की प्रॉब्लम है हाउ टू स्पेंड मनी, हम लोगों की है हाउ टू अर्न मनी। तो दिल्ली एनसीआर में टिपिकल प्रॉब्लम। अलग अलग जीवन में अलग अलग लेवल पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो लग रहा है कि यार खर्च नहीं करेंगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगा। तो एक चाणक्य ने लिखा था ना कि मुझे लगता है दान करो तो भोग कर लो या नाश हो जाएगा। पहले भी तुम खर्च करते ही थे ना, तब खाने पे कर रहे क्या अच्छा खा रहे हैं लगता है कि। अच्छा मौसमी का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, मौसमी और आम का कॉम्बिनेशन। हाई फाइबर डाइट के लिए आप मौसमी लीजिए। बेसिकली इट इज हेल्पिंग मी लॉट इन डिटॉक्स फेज। अभी चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा डिटॉक्स फेज। एंड हाई एनर्जी के लिए आप है ना दशहरी आम खाइए सर, चीपेस्ट एंड बेस्ट एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, और फॉर दैट मैटर गुड़गांव इज कंसर्न। गुड़गांव तो और भी दिल्ली से ज्यादा महंगा है। दैट इज आइडियल कॉम्बिनेशन नाउअडेज। अदरवाइज वो लिफ्ट में ना बार पकड़ के आपको नीचे चलना पड़ेगा, ऊपर चलना पड़ेगा कुछ दिन के बाद। अभी एक हमारी मेंबर आ गई है इंग्लिश में, उनको समझ में आता है, इसलिए अब थोड़ी देर हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। और मेरे को ना एक प्रॉब्लम आ रही है बात करनी। रात को यूरिन जब आता है ना, मैं टॉयलेट जाता हूँ तो 10-10 मिनट बैठा रहता हूँ, मतलब बड़ा पेनफुली आता है, मतलब जैसे मतलब टाइम लगता है उसे आने में। राजीव जी आपको बताया था अपना कान जरा है ना जैसे जनेऊ की तरह होता है, आप कर लीजिएगा। माइंड यू जस्ट ट्राई इट आउट, आई एम नॉट जोकिंग। मैंने हाथ का कलाया जो बन रहा था, समझ में नहीं आता क्या करूँ, निकाल के हाथ से आप उसको तो कान पे बांध दीजिए थोड़ी देर के लिए, और जरा ऐंठ दीजिए अपना कान। क्या सारा दिन बांधे हैं कि रात को बांधे, कैसे करें? नहीं, जिस टाइम गोइंग फॉर टॉयलेट, सारा दिन तो नहीं। That's why I was saying the Yajñopaviti is not only for Brahmins, it is for each and everyone. If you want to protect your prostate as a man, that you should. Then, as far as the Indian conditions are concerned, whatever little that we are consuming, you got to realize, and you got to realize very fast that Yajñopaviti is the most important thing that you should have. और हम दोनों को जितनी प्रॉब्लम प्रोस्टेट की हो रही है कि हमने ये बेसिक चीजें हैं अपनी बुला दी हैं। कुछ नहीं है तो अभी भी टाइम इज नॉट लॉस्ट, जस्ट ट्विस्ट इट। आ जाओ बाहर से एंड जस्ट ट्राई इट आउट टुडे। अब मैंने आपको हिंट भी दिया था पहले, एंड जस्ट ट्राई इट आउट। चलिए ठीक है, तो यही आना Hello, sir. Good morning, sir. Good morning. And good morning, all. How are you?
I will say fine for this morning, but it's just, what I call it, the detox symptom. You know, I chat to you outside the forum yesterday, telling you, you know, I forwarded my result to you, which I picked yesterday. So you now gave me a guideline. It's just that I realized that since yesterday I'm being weak, very, very weak. And based on the result I forwarded to you yesterday, so I don't really know. Actually, the blood test does not have any much value, you can say. Sir? The result that you got in your blood test does not have a very significant value, and your symptomatic relief and symptomatic deterioration is very important. And when we go in healing journey, there are always ups and downs. Okay. So some days are not good and some days are very good. But overall, with the time, we always progress. Okay. So with time, you will always progress. Still, you will have some bad days also. But after that days are over, you will be more better than before. Okay. So what exactly you are feeling now? It's just weak, being weak. Then yesterday I had heart palpitation, cramps at my heart level. So, but what I did was I went back to bed, sip water, slept for close to 2 hours. When I woke up, my energy level came back. But along the line, I woke up this morning. I couldn't sleep much yesterday night. I don't know if it's the effect of detox symptoms, because, you know, at the beginning, I didn't have any issue. But close to the 30 days to 30 days plus, I started having these cramps, pain, joints, pain, swollen, a little bit of swelling at the joints. So I don't know if it's the detox symptom that people are saying in the forum. Pain is also a body's way of healing. Swelling is also Okay. a body way of healing. Now, when we get strike to something, and if our something is damaged, then body swallows it and gives you pain. But the reason is this, that you don't touch it, you rest your body and then it will heal. So it is a part of the process of healing. And if something is going inside, that is a part of healing, then also you can see these symptoms. But these are temporary and these are not permanent. The pain will change with some days, swelling will change, and all symptoms will go on changing. Okay. So may I add something? Okay, sir, good morning, sir. Good morning. May I add something? I had similar symptoms. Of course, I didn't have any swelling in any joints as such, but my lower abdomen, the sides and all that, I had profuse swelling and a lot of pain. I couldn't sleep. In fact, whenever I was going, it is part of detox symptoms only. I could sit on the chair, I could sleep on the chair, but moment I used to lie down on the bed because of swelling on the sides, which I realized later, and on the abdomen, lower abdomen, and there used to be pain, terrific pain. Well, I had gone through the stages of extreme pain, but over a period of time, like it has taken about 9 days for me to get relief of that pain. In your case, that may not be much, because age-wise and otherwise, I'm 68 years old, so definitely the detoxification will take long time. But just relax, after some time, you'll feel all relief, total relief. Whatever pain that you're having, the degree of difficulty will keep on decreasing day by day. And since the pain, with the decrease in pain, you will get better sleep. Okay. Thank you so much, sir. You're welcome. Thank you. Yes, sir. So your body have enough energy now to take up. It's low. I think I'm the cause, sir. I stressed myself little yesterday, day before yesterday. So I think that was what caused the low energy. So
why you are feeling stressed? Sir? You were feeling stressed. I didn't hear you, sir. What you felt yesterday? He's asking, why are you feeling stressed? Any reason for your stress? What caused my stress was most cases I stay alone. So I had some visitors yesterday that made me to talk. So, you know, when after the talking, few hours later, I now realized that my energy level dropped. Then I think day before yesterday, my husband traveled, so that there was nobody to assist me to pick things. So I went somewhere to pick things, which was far away from my house. So the picking and driving back home aggravated the whole stress. So it gave me serious low energy and even heart palpitation yesterday. Yeah. So don't take stresses. Okay. And, always remain happy. Always feel happy. Okay. Enjoy your life. Okay. And you will be better every day. Okay. I have one question, sir. Yeah. I realized that my weight is dropping drastically. I dropped much. I don't know. What can I do? You just keep aside your weight machine and stop weighing yourself, because you are not dropping your muscles. You can check your muscle mass, it is improving. Correct. Only your body fat and body fat, which is holding the toxic matter inside you, is losing. Very correct. Okay. So you don't think of it. And when you achieve the optimal level and your body gets detox fully, then you will also gain weight. Okay. It is not only one side that you will always lose weight, you will also gain weight. And when you will gain weight, you will come to the normal level. Correct. Okay. Yeah. Okay. You will come overweight, you will go normal weight, then underweight, then you will come back to normal weight. This is the cycle. Okay. Okay. And there is thank you very much. Between where weight distribution is taking place. Sir? There is a stage in between that your weight is getting distributed all over your belly or wherever it is required and all that. And as Gaurav is saying, firstly, there is a weight increase, there may be weight decrease, there may be weight distribution also. And that feeling that you get that you're losing something from your waistline. But over a period of time, just don't focus on your weight. After a few days, you will find that you have either reduced or you have increased and come down to the weight that you should have been to. In my case, my weight was 80 kg when I started food journey, and it dropped to 60 kg. Means 20 kg it dropped, and I came to 60 kg. Then again I gained 10 kg, and now it is 70 kg, and it is stable on it. Okay. And, so, but my in the entire journey, my muscle mass never dropped. Okay. My capacity to do any task never dropped. I never low in any exercise that I was previously doing and that I can't do. There is nothing such stage came. So whatever you were doing physically, you will be able to do even after losing your weight, because your muscles will never drop. Okay, sir. Okay. Thank you very much, sir. Okay. Yeah. Nikita ji. सर मेरा बोले, निकिता बोले। सर आज है ना बहुत क्रैम्प्स आए पैर में, हैंडल ही नहीं हो रहा था, तो पानी पी मैंने, रेस्ट करी, वैसे तो रेस्ट ही कर रही थी,
पर बहुत क्रैम्स आए पैर में, एक के ऊपर एक, और हाथ में भी आए, पर हाथ में कम आए, पैर में ज्यादा आए। बढ़िया। ऐसे क्यों आता? अनबेरेबल हो जाता। आपको याद दिलाने के लिए कि पानी भी पीना जरूरी है। पानी तो पी रहे, वाटरमेलन खा ही रही थी मैं, उसमें इतना पानी था, इतना जूसी था। देखिए, हमने अपने जीवन में फल खाने थे, हमने खाई रोटी सब्जी, हाँ, तो इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो चुका है बॉडी के अंदर कि जब हम फल खाते हैं तो अब उसको हाइड्रेशन ही दिखाई देता है। तो फलों में से ही पानी लेता है, उसके अलावा भी पानी चाहिए। यदि हम बचपन से यदि फल खाएं तो हमारी बॉडी तो पानी पीने के लिए डिजाइन ही नहीं है, मतलब हमें पानी की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जैसे कोई भी जानवर पानी पीता है तो उसकी नाक जो है पानी में डूबती नहीं है। जैसे हम नदी में यदि कोई पानी पिएगा तो उसकी नाक नहीं डूबेगी, अपनी डूब जाएगी। तो अपनी फिजियोलॉजी ऐसी है कि हम पानी नहीं पी सकते, लेकिन चूंकि हम वो चीज नहीं खा रहे हैं जिसके लिए हम डिजाइन है, इसलिए इतनी पानी की आवश्यकता पड़ रही है। और आपका जो डिहाइड्रेशन है वो काफी सालों से चल रहा है कि हम हाइड्रेटेड फूड की जगह डिहाइड्रेटेड फूड खा रहे हैं। तो इस वजह से पानी का सीवियर शॉर्टेज है। अच्छा। हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे जो आपका फेस है, जो आपके गाल है, तो उसके अंदर जो वाटर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। पिंपल्स भी आ रहे हैं, मेरे को लगा वो स्टॉप हो जाएंगे कम से कम, पर वो भी आ रहे हैं। पिंपल्स को बाहर निकालने के लिए, जो अंदर मैटर फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए, पिंपल्स जो है कुछ लेके आ रहे हैं ना बाहर निकालने के लिए। तो वो जो सीवियर डिहाइड्रेशन है, जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो वो सब चीजें निकल के आती हैं कि भाई पानी अब पी लो, अब तो पी लो। अब जब फ्रूट खाने लगे, इतने समझदार हो गए, तो अब पानी की जो कमी है उसको पूरा करो। तो इसलिए हमको डिहाइड्रेशन होता है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होता है, इसीलिए क्रैम्प्स आते हैं। वही एक के ऊपर एक नस चढ़ रही थी, बहुत बार हटाई और बैठी थी, पर बहुत सीवियर हुआ। मैं बोले बेरेबल नहीं, वापस निकला, वापस आ गया। तो मैं सोची पानी ही रहना, तो पानी और पी, 1 गिलास 2 गिलास, पर वही पानी का ही है इशू ना। पानी का इशू है। ठीक है, थैंक यू। जिन लोगों के सवाल हो गए हैं, हैंड्स ऊपर हैं, वो अपने हैंड नीचे कर दें। रमेश, आपका कोई क्वेश्चन रह गया क्या? तो यस, मेरे पास है एक और क्वेश्चन, मैं पूछना भूल। तो लाइक जैसे आपने बताया कि जो लाइक ये फूड की क्रेविंग है वो रॉन्ग, लाइक जो भी फूड मैं क्रेव करता हूँ वो लाइक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेरा लाइक फिर भी मन करता है कि मैं खाऊं। मेरे पास लाइक मैं उसको लाइक खत्म नहीं कर सकता उसको, क्रेविंग को। तो मैं लाइक उससे कैसे डील करूं? अलग अलग खा लो उसको। एक कटोरी चावल ले लो, उसको बिना उबाले खाओ। फिर एक कटोरी राजमा लो, उसको बिना उबाले खाना शुरू करो। तो जब आप बिना उबाले चावल को खाओगे ना, तो उसका रियल टेस्ट आपके दिमाग में जाएगा। आप तो बिल्कुल सोच लो कि आज खाना ही है, कुछ भी हो जाए। ये क्रेविंग को खत्म करना है। ओके। तो जब आप खाओगे तब आपको बॉडी रियलाइज करेगी कि अरे ये क्या कर रहे हो भाई, ये चावल थोड़ी खाना है, ये तो हम खा ही नहीं सकते। क्योंकि वो प्रोसेस्ड फॉर्म में खाने लायक दिख रहा है ना, अनप्रोसेस्ड में खाते। तो जब आप उसको खाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं खाना, तब भी आप उसको कहना नहीं नहीं खाना है। आप बार बार मांगते हो, आज खाना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू।
नीति जी, एक सेकंड। हाँ जी, नमस्ते सर। सर आज मेरा 10th डे है और मेरे को परसों जाना है नैनीताल 4 दिन के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे मैनेज करें, मतलब टोटली फ्रूट्स पर ही रहूं या थोड़ा बहुत शुगर पुटर खा लूं, कैसे मैनेज? बहुत अच्छे फ्रूट मिलते हैं। अब फ्रूट्स तो मिल जाएंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना सर हर 2 घंटे बाद खाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है और मैं अच्छे से खाती हूँ। तो वही मैं सोच रही थी कि बाहर जाके कैसे करेंगे मैनेज, हो पाएगा? अमन जी के घर चले जाना, वहाँ वो के पास उनका घर है। हाँ जी, अमनप्रीत जी का घर है नैनीताल के पास ही। अच्छा उनके घर में ही जो है बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए। अच्छा, अमन जी का घर वही है, नैनीताल के पास ही है? और क्या? हाँ जी, मैं नैनीताल के पास रहती हूँ, आप आ सकते हैं जब मर्जी। यहाँ पे इस टाइम बहुत फ्रूट चल रहा है, और अगर आप नैनीताल जा रहे हैं वहां पे तो इतना फ्रूट है इस टाइम, आराम से खाइएगा। रास्ते में इतने स्टॉल होते हैं फ्रूट के, आप 2 घंटे बाद कह रहे हैं आपको आधे घंटे बाद रास्ते में इतना फ्रूट मिलेगा। मतलब आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बस फ्रूट भरा हुआ है, फ्रूट जहाँ भरा से हुआ है इधर पे। और सबसे बढ़िया नारियल पानी लेते जाइए, रास्ते में हर जगह स्टॉल होता है, नारियल पानी पिए। धरती के स्वर्ग में जा रहे हैं। अच्छा, नारियल पानी भी ज्यादा, जितना मर्जी पी लूं नारियल पानी भी? हमने तो नारियल पानी से नहाना भी अलाउ कर दिया। मैं परसों गई थी, मैंने सारा दिन नारियल पानी पिया है। हम लोग ऊपर गए थे तो सारा दिन नारियल पानी पिया, कम से कम मैंने 5-6 बार पी लिया। मेरे को जब क्रेविंग हो रही थी तो मैंने नारियल पानी पिया और कुछ खाया ही नहीं। ठीक है। बोतल भर लो, सबसे बेस्ट है बोतल भर लो, नारियल लेके ना 3-4 2 लीटर की बोतल भर लो, सिप सिप करके पीते रहो। ये भी आइडिया अच्छा है वैसे। हाँ जी, हाँ जी। केले तो ले जा ही सकते हैं रास्ते के लिए, केले चीकू वगैरह। आम मैम तो रास्ते से क्यों लेना है, रास्ते में बहुत मिलेंगे आपको, फ्रेश लेना, बल्कि इधर के सीजन का फ्रूट खाना। हाँ, यहाँ का खाना, नैनीताल का, यहाँ से लेके कुछ मत जाना। खुमानी, आलू बुखारे, ये सब चीजें बहुत फ्रेश फ्रेश आ रही हैं। और इधर का फ्रूट होता है, पहाड़ साइड का भी एक फ्रूट होता है, मुझे नाम नहीं आ रहा, वो भी होता है इस टाइम पे, रेड रेड कलर का होता है वो। चलिए ठीक है, फ्रूट्स ही खाऊंगी। मैंने कहा सारी फैमिली होगी ना, सब पार्टी कर रहे होंगे, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। आप फ्रूट की पार्टी करना, मैंने की ना फ्रूट की पार्टी, सब मेरे को देख के उन्हें जलन भी हो रही थी, यार ये वेट घटा रही है और हम ऊट पटांग खा रहे हैं। तो मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं तो यही खाऊंगी। मैं तो इतना खाती हूँ कि मेरे घर वाले टोकते रहेंगे, इतना क्यों खाती हो? मैंने कहा वो गौरव सर ने बोला जितना मर्जी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेरे को मैसेज कॉल कर लेना, कोई बात नहीं, हम हैं, हाजिर हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अंजू जैसवानी, अंजू बंसल, ओम शांति गौरव जी। शांति। मुझे आज ऐसी, मैंने विनोद शर्मा जी हैं उनसे बात की थी, मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली क्रेविंग्स की थी, तो वो उन्होंने यही बोला कि विल पावर से ही जाएंगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फ्रूट्स खा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मुझे आज 4th डे है, लेकिन तीनों दिन मैंने थोड़ी थोड़ी चीटिंग की है, कुछ सब्जी जो कुक्ड होती है वो भी थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ, तो आज बिल्कुल ठीक चल रही हूँ। जस्ट रिलैक्स। हाँ, हाथ नीचे। इसका पूरा फुल बेनिफिट लेना है, मतलब उसको देखना है बेनिफिट को। हाँ जी, हाँ जी। तो वो थोड़ी सी जो चीज खा लेते हो, हाँ, वो नहीं खाओगे तब दिखेगा वो। हाँ जी, वो पता ही है, मतलब
मुझे जैसे 1 साल हो गया, मैंने आपको लिखा भी था, तो बहुत सारी चीजें ट्राई करी है मैंने इस 1 साल में, अलग अलग ढंग से, इवन द ड्राई फास्टिंग और सब। और अभी ये जो आपका फ्रूट फेस्टिवल है, ये करने से एक और जो स्पेशल बात है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगता, बड़ा एनर्जेटिक लगता है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स बहुत ज्यादा इसमें खा रहे हैं जैसे, तो वो तो पता ही है, अभी चाय वाय सब छोड़ रखी है, और मतलब बहुत अच्छी तरह जैसे माइंड कन्विंस्ड है इसके बेनिफिट से, कहीं भी कोई डाउट नहीं है, और पकड़ना ही है इस जर्नी को बस। लेकिन एक होता है ना, अब तक जब भी करा तो उसमें ये था कि 2-3 दिन के बाद खाना मिल जाएगा, एक ये तसल्ली होती थी। इसमें थोड़ा सा ना माइंड इसलिए परेशान हुआ है, ऐसे लगा कि अभी फिर तो ये तो खाना कभी भी नहीं मिलेगा, जैसे एक होता है ना कुछ छूटता है जब आपके हाथ से, तो कुछ होता है थोड़ा सा। नहीं, पहले तो हमको वहां तक एक्सपीरियंस करना है कि क्या चीज है फ्रूट्स, उसके बाद आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। हाँ, वो ये चॉइस तो यही है, चॉइस तो यही है कि फ्रूट्स पे ही चलना है, बट इसमें भी कई बार मतलब वही इमोशनल है सारा, हंगर होती नहीं है, पेट तो अच्छी तरह फुल हो जाता है फ्रूट से, बट वो इमोशनली वीक हो जाते हैं ना, तो थोड़ा खाना देखकर किचन में गए कुछ करने, तो फिर कुछ रखा होता है तो देख के ऐसे हो जाता था कि, बट अभी आज और अच्छा मन बनाया है कि बिल्कुल चलना ही है, एटलीस्ट अगले 3 दिन, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर ये 3 दिन कर लिए तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है। सही बात। हाँ जी, तो मैंने इसी के लिए आपसे पहले लिखा भी था आपको भी, फिर आज उनसे बात हुई, तो यही है कि होगा अपने से ही होगा, विल पावर से ही होगा, और कोई तरीका नहीं है इसका। आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तभी तक आप यहाँ पे आ गए। हाँ जी, हाँ जी। आपकी कमजोर है, आपको क्या कह रहे हैं? आपकी विल पावर कमजोर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी सी और मजबूत करने की जरूरत है केवल, क्योंकि हाँ। जितने भी लोग हैं आपके आसपास, उनसे सबसे मजबूत, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे तो मैंने 1 साल में मतलब मुझे इतना बीपी तेज रहने लग गया था, तो जो ये जितना भी फूड कंट्रोल या फूड चेंज किया है विद इन अ ईयर, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट अपनी बॉडी पे दिखाई देते हैं। इतना पेन रहता था पहले पैर वैरों में, सब खत्म हो गया, बीपी शुगर सब एकदम फर्स्ट क्लास, ऑलरेडी भी मतलब हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रह रही हैं, वो इस फ्रूट फेस्ट से ही जाएंगी, तो कंटिन्यू करना ही है बस मुझे। थैंक यू सो मच। अंजू साहा, आपका क्या चल रहा है? आरती अग्रवाल, निकिता जी, आपका माइक क्या अपने आप खुल जाता है क्या बार? निकिता जी, माइक ऑन था? हाँ, बार बार ऑन हो जाता है। ओह सॉरी। अर्चना कुलकर्णी, जी गौरव जी, मुझे ये सवाल था कि जो बावल स्टूल का जो कलर होता है, कभी कभी ऑरेंज होता है, कभी कभी येलो होता है, और कभी कभी ब्राउन होता है, तो उसका मतलब कुछ होता है स्टूल कलर का? कोई मतलब नहीं होता, और इंडियंस ही देखते हैं कलर वाला, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। ओके। आगे तो कोई, जो हम जैसे तरबूज खाएंगे तो रेड कलर का हो जाएगा, पपीता खाओगे तो येलो कलर का। हाँ, जनरली तो येलो कलर का ही रहता है, बाकी तो फ्रूट के हिसाब से ही आता है उसका डिजाइन। कभी ब्राउन रहता है तो उसका मतलब क्या है पता ब्राउन नहीं। का मतलब ये हो जाता है कई बार कि कुछ पुराना मैटर, यदि हम फ्रूट खा रहे हैं, कुछ एक ब्लैकिश स्टूल निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ पुराना डिटॉक्स हो रहा है। ओके। कोई डार्क मैटर निकल रहा है, तो कुछ हो सकता है कि आपका पुराना मैटर बॉडी निकाल रही है।
बट येलो एंड ऑरेंज वो सब जो है वो वही नॉर्मल है, ब्राउन नॉर्मल नहीं है, मतलब कुछ ब्राउन नहीं बल्कि मैं कहूँगा ब्लैक। हाँ वो अजीब सा जब स्टूल आता है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में कुछ, जैसे कई बार इंटेस्टाइन्स में कुछ बहुत पुराना मैटर फंसा हुआ होता है, वो निकल जाता है। ओके इस टाइप का होता है। अच्छा है, वो निकल जाए तो अच्छा। ओके, थैंक यू गौरव जी। पुष्पा सिंह, जी आपको कुछ पूछना? सर मेरे को पूछना ये है, मेरे नी में पेन बढ़ गई है, हट ही नहीं रही है, हफ्ते से ज्यादा हो गया है और आज कोल्ड भी हो गया। सर नी में पेन कब खत्म होगी? कितने दिन हो गए? आई थिंक 10 दिन होने वाले, आई थिंक। हाँ तो थोड़ा डाउनवर्ड डॉग पोज लगा लो। हाँ जी, डाउनवर्ड डॉग पोज। तेरा मुंह दिखा देखो मैं बीच आपको में आवाज आ रही है। निशा जी एक मिनट बंद करेंगे अपना माइक? शादी को मैं बंद कर दूं। बोलना उसको, मेरे को जाना है। हाँ जी सर अब बोलिए। नीक जो है वो 3 मसल्स से घिरा हुआ है। हाँ जी, 2 ऊपर की तरफ है। 5 बजे बंद हो जाएगा। निशा जी 1 मिनट। किया बंद किया। 2 ऊपर की साइड है और 1 नीचे की साइड है। 2 ऊपर की क्वाड्रिस है, वो हैमस्ट्रिंग, और नीचे की साइड काफ मसल्स है। ठीक है, यदि ये तीनों मसल्स में से कोई भी एक मसल्स यदि आपकी थोड़ी सी छोटी होने की कोशिश कर रही है तो वो नी का बैलेंस बिगाड़ सकती है। तो इन तीनों को एक बार स्ट्रेच कर लो थोड़ा थोड़ा। सर ऐसे तो मैं करती हूँ, मतलब वर्कआउट तो मैं हल्का फुल्का करती हूँ नी का ना, जब पेन हो रही। वर्कआउट मत करो। नहीं वैसे नहीं, ज्यादा नहीं, बस लेटे लेटे जैसे हम ऐसे फोल्ड करते हैं और सीधा करते हैं, ऐसे करती रहती हूँ कि और चटकने की आवाज आती है मेरे को। काफ मसल्स का, क्वाड्रिसेप का, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग आप देख लो गूगल पे। ओके, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करो हल्की, और नी को बिल्कुल रेस्ट दो। हाँ जी सर मैं लेटी रहती हूँ, कोई काम नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही, तो पता नहीं क्यों एकदम। एक ही पाँव। हाँ जी राइट वाले में। हाँ जी हो जाएगा ठीक, थोड़ा टाइम दो। पहले से कुछ प्रॉब्लम थी क्या उसमें? सर बीच में 6-7 महीने पहले लगा लो कि पेन होने लग गई थी, तो मैंने एक्सरा भी करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस आपका वेट ज्यादा है उसके कारण पेन हो रही है, तो वेट कम कीजिए सब नॉर्मल हो जाएगा। और फिर ऑटोमेटिकली हट गया था, मतलब मैं डाइट करती थी, वेट कम होने लग गया था जैसे, तो ऑटोमेटिकली हट गया था, कभी पेन नहीं हुई, और अब वो रिसेंटली हो रही है, पता नहीं। वो पीछे थी ना प्रॉब्लम, तो वो पीछे बैक में गया ये मान रहा है। जैसे आपकी बॉडी हीलिंग मोड पे है, तो जो जो पुरानी प्रॉब्लम्स है जो कभी पहले हुई है ना, उनको वो मैनिफेस्ट करके ठीक करेगा। हाँ जी सोचा तो मैंने यही है, उस दिन भी मैंने आपसे बात की थी, तो मेरे को यही लग रहा है कि वो पेन निकल के फिर एकदम खत्म होने वाली है, वो हिसाब से हो रही है, बट कई बार बहुत ज्यादा पेन होने लग जाती है। रूल आउट कर दो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मसल्स स्टिफ हो गई, वो 3 मसल्स। सर मेंशन कर दीजिएगा, मैं भूल ना जाऊं मैं। चैट बॉक्स में डाल। हाँ जी चैट बॉक्स में।
ठीक है, थैंक यू सर। निशा जी आपको क्या कहना है बताइए। निशा मेहता जी। हाँ जी बोलिए निशा जी। आजा, सर बुला रहे। बोल ना तू, क्या मुंह में मुंह भरा है? हेलो। हाँ जी मैंने दवाई बंद कर दिया है। बहुत बढ़िया। 128 आया बीपी। बीपी कितना आया? 128। 148 28। 128 आया है बिना दवाई के। हाँ। बस धीरे धीरे और नॉर्मल हो जाएगा। 1 महीना दवाई भी नहीं खाना और फ्रूट भी नहीं, फ्रूट ही फ्रूट खाना और कुछ नहीं खाना। सर कहाँ तक बीपी नॉर्मल गिना जाता है? 60 और 100 नॉर्मल रहता है। ऊपर का 60 वो और 100 तक नॉर्मल गिना जाता है। 60 नीचे का, हाँ ऊपर का 100। ओके थैंक यू सर। ओके। और सर मैं तो है ना सुबह उठ के 2-3 किलो का कलिंगड़ खा लेती हूँ। 2-3 किलो का कलिंगड़ खा लेती हूँ। अच्छा, हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं। और फिर भूख ही नहीं लगती है। सर ये कलिंगर क्या होता है? तरबूज। वाटरमेलन। और फिर सर फिर पानी पीती हूँ, फिर भूख नहीं लगती है। फिर मैं भूख नहीं है तो भी जबरदस्ती कुछ खाती हूँ फ्रूट। जबरदस्ती नहीं खाना, भूख लगे तो। अच्छा भूख लगे तो ही खाओ। ओके। और कलिंगड़ खाऊं ना इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई 2-3 पर मुझे डर लगता है कि नहीं खाऊंगी तो और भूख लग जाएगी, इसलिए मैं फिर खा लेती हूँ 3 बजे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। 3 किलो उसमें कुछ ज्यादा थोड़ी होता है। 2-3 किलो आप तोलते हो बिना कटा हुआ, ठीक है। हाँ छिलका वो सब निकल जाता है ना। छिलका भी आप उसमें तोल देते हो। 3 किलो हाँ। का तरबूजा लेते हो, छिलके सहित तोल देते हो। हाँ हाँ। अब छिलका ही निकल जाएगा 3 किलो में 1 किलो। फिर 2 किलो बचेगा। 2 किलो में ये समझ लो कम से कम 1.5 लीटर तो पानी होगा। कम से कम 250 ग्राम फाइबर होगा। उसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो ज्यादा से ज्यादा खाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और भूख के बिना नहीं खाओ बाकी का दूसरा फ्रूट? हाँ मुझे फिर डर लगता है कि फिर खाने का मन करेगा कुछ ना। हाँ तो पहले ही अपन तो लेके चलो पेट में अच्छे से। हाँ इसीलिए मैं पहले दूसरा अभी खजूर खा लिया। वो कल दिखाया था ना, मैंने बोला भूख नहीं है मगर खा लेने दो। खा लो खा लो, पहले से ही खा लोगे तो फिर वो इधर उधर मन खिसकेगा ही नहीं। हाँ वही, फिर एकदम भूख बहुत लगती है तो फिर मैं पागल हो जाती हाँ हूँ। फिर आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ फिर क्या खाऊं क्या नहीं कुछ। पहले मैं जब डाइट करूँ ना सुबह से नहीं खाऊं, 3 बजे उठूं ना तब नाश्ते का डब्बा सब खोलती हूँ। इसीलिए मैं ये टाइम ऐसे करती हूँ, पहले ही फ्रूट खा लेती हूँ भूख लगे उसके पहले ही। सही बात है, सही बात। ठीक है ना, तो कुछ तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं कोई तकलीफ नहीं। और आज मेरा बुकिंग हो गया उधर कर्नाटक का, और सर से बात भी हो गई। तो मैंने बोला मुझे जैन फूड चाहिए। वैसे तो मैं अपने फ्रूट खाऊंगी मगर मेरा हस्बैंड भी जैन है, तो बोला सबके लिए जैन बना देंगे। वेरी नाइस पर्सन। 20 साल से वो वीगन है वो। हाँ पता है मुझे। हाँ पता है, मगर मेरा हस्बैंड आलू पोटैटो कुछ खाएगा नहीं ना, तो बोला कि नहीं जैन बना देंगे। क्या क्या है बेंगलुरु में? उधर एक फॉरेस्ट है, उधर शंकर नारायण करके रहता है। तो 2 दिन का कुछ उसने फीस रखा है, 6,000 रुपीज फीस है उधर। बाजू में एक होटल है उधर रहने का, और 2 दिन 1 दिन पूरा फॉरेस्ट में ट्रैवल करने का, और 1 दिन आजू बाजू बीच है वहां घुमाएंगे, योगा सेशन होगा, ये वो सब अच्छा है। क्या नाम है उस रिट्रीट का? शंकर नारायण। हाँ शंकर नारायण।
बेंगलुरु के पास है? हाँ, बेंगलुरु के पास है? नहीं, कर्नाटका। कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में ही है। हाँ हाँ, और मुरादाबाद स्टेशन का मैंने टिकट बुक किया है। ओके। और वहां से वो लोग पिकअप करेंगे। होटल से 10-15 मिनट है उसका। और कुछ सत्व बुक रिलीज होना, मगर बहुत अच्छा प्रोग्राम होएगा 2 दिन के लिए, तो मैंने तो बुक कर दी है। तो मैं क्या सर्च करूं? शंकर नारायण हाँ, रिट्रीट? फेसबुक में देखो। फेसबुक फ्रेंड पहले बनाना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। शंकर नारायण। हाँ। ओके ओके, थैंक यू दीदी। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। चलो, ओके, थैंक यू गौरव जी। हाँ, थैंक यू। ठीक है। गौरव जी, आपका राय क्या है इसके बारे में? तिल, गुड़ और कोकोनट, ये कभी कभी भूख लगे तो खा सकते हैं? नहीं। ये डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट होगा? देखिए, गुड़ तो कुकड़ी हो गया। हाँ। वो भी नहीं हुआ। और तिल भी सीड है, फ्रूट नहीं है। कोकोनट भी सीड है, फ्रूट नहीं है। तो नुकसान ही करेगा, उसमें हाई फैट कंटेंट है। एक्चुअली जब तक हम फ्रूट खाते नहीं और उसके इफेक्ट को नहीं समझते ना, तब तक इन चीजों के नुकसान को नहीं समझ सकते, क्योंकि हम अभी जैसे और हो सकता है और इससे भी ज्यादा नुकसान की चीज खा रहे हैं। तो मान लो इसमें हमें कम नुकसान दिख रहा है, तो हमको लगेगा कि ये हेल्दी है। लेकिन जब हम अपनी बॉडी के डिजाइन के हिसाब से खाएंगे, तब हमें समझ में आएगा कि क्या चीज हेल्दी नहीं है। तो जो फ्रूट नहीं है तो वो हेल्दी हो ही नहीं सकता, बस उतना। थैंक यू गौरव जी। इसीलिए जो है गीता भागवत में लिखा गया है कि आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। फल, ये नहीं लिखा कि कर्मों की सब्जी मिलेगी, कर्मों की पूड़ी मिलेगी, कर्मों की पकौड़ी मिलेगी। फल शब्द का यूज किया, कर्म फल। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे आप बोले कि आपका जो वेट था 80 से 60 हुआ, तो आप वापस 70 में आपका भी जो वेट है सर, इसमें कितना समय लगा सर आपको? मुझे पूरा 1 साल लग गया पूरी साइकिल घुमाने। अच्छा। ये साथ मैंने कुछ गलतियां की थी शुरू में। मैं 3 महीने तो नमक ही खा रहा था, स्प्राउट्स खा रहा था। अच्छा। फिर मैं वजन घटने का एक और कारण था कि मैं जूस बहुत पी रहा था, तो वो भी एक गलती थी। और वो 60 kg का जो वजन था वो कुछ ज्यादा ही कम हो गया था, और मैं टारगेट भी कर रहा था कि मैं वजन और कम। तो जो गलतियां मैंने की हैं वो मैं आप लोगों को करने के लिए मना करता हूँ। और हम लोग सभी लोग एक ही तरह की गलतियां करना चाहते हैं अंदर से। तो मुझे पता है कि आप लोग भी चाहोगे। नहीं सर, मेरा तो सर अंडरवेट हो गया सर, अब तो बहुत ज्यादा। पेट भर के फल खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अंडरवेट में कितना हो गया आपका? सर अभी जो मेरा हाइट है सर, मेरा 5'8.5" है, और वजन मेरा लगभग 63 है सर अभी। अंडरवेट नहीं सर थोड़ा सा सर बहुत वो लगते हैं सर, स्किनी टाइप लगते हैं सर थोड़ा। अब तो क्या है कि वो जो अपने जो वो होते हैं सर, नसें होते हैं, वो दिखने लग गई हैं सर अब तो।
मैं बताता हूँ। जो कैटरीना कैफ है ना, हाँ सर। उसकी हाइट है 5 फीट 8.5 इंच। सर वो मेरे बराबर ही है सर। वजन 55 किलो है। जब भी आपको लगे आप अंडर वेट हो तो ये जानकारी आप अपडेट कर लेंगे। लेकिन आप कैटरीना कैफ नहीं लग रहे हो इसलिए आपको तकलीफ है, वो आप लगने लगोगे जब आप उसकी तरीके से त्याग करोगे अपने स्वाद का, अपनी इच्छाओं का, तब तो आपको उसका सुख मिलेगा। लेकिन अंडरवेट नहीं है ना। कोई बोलता है क्या कैटरीना कैफ को अंडरवेट होगी? नहीं बोलता, आपको बोलेगा, क्योंकि वो चेहरे पे चमक नहीं आ रही है। जब वो चमक आ जाएगी तो कोई नहीं बोलेगा। अभी चेहरा पूजा, अभी क्या है, वो अभी हम एक फेज से निकल रहे हैं। अभी हमारी बॉडी पूरी तरीके से फिट नहीं हुई है। तो वो जर्नी में तो अप डाउन्स आते हैं, तो लोग बोलेंगे कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, बेकार लग रहा, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। वो धीरे धीरे सब चीजें बढ़िया हो जाती, चमकने लगेगा। लाइट अलग से ही दूर से दिखेगी तो आदमी कहेगा लाइट रोशनी आ रही है। तो अभी अंधेरा आ रहा है, अभी कुछ शाइनिंग कम है, और फिर लोग बोलते हैं तो वैसे ही आदमी डिप्रेस हो जाता है। एक तो खा नहीं रहे हैं, ऊपर से ये बोल भी रहा है, तो बहुत ही कष्ट हो गया। और फिर थोड़ा बहुत डिटॉक्स भी आ जाए तो बिल्कुल ही। सर मेरा भी वेट बहुत कम है, 5'8" हाइट है और 60 किलो वजन है। तुम्हारा तो वेट कम है, तुम्हारी एज भी तो कम है। सर एज तो सर 19 है, तो वेट से उससे क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं है, एज के साथ साथ भी वेट बढ़ता है। जब अपनी एज 30 हो जाती है तब तक जो अपनी बोन्स होती है ना, वो अपनी चौड़ी होती है बोन्स। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि 15 साल के बच्चे का भी हाइट के हिसाब से होगा और 30 साल के आदमी का भी हाइट के हिसाब से होगा। अच्छा। जो आपकी बोन्स, जो स्केलेटल है ना, उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी। जो आप अभी दिख रहे हो ना, 10 साल बाद नहीं दिखोगे। 20 साल के बच्चों का ऐसे ही वेट होता है। आप उसको अपना वेट को, सलमान खान को देखा मैंने प्यार किया में कैसा दिखता था, अभी कैसा दिखता है? अंतर है काफी। कैसे दिखता है क्या? तब भी वो हेल्दी था, अभी भी हेल्दी है, लेकिन वेट उसका भी वो 25 किलो ज्यादा है। अच्छा। तो वो क्योंकि बोन्स जो है फैल जाती हैं। बोन्स की ग्रोथ होती है 30 ईयर्स तक, उसके बाद फिर बोन्स जो है कम होने लगती है। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए अब किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या, ये बताइए। सर ये डिफरेंस कभी दिखने लगेगा मेरे को? कौन सा डिफरेंस? वेट का। कैसा डिफरेंस? वजन कम हो रहा है, ऐसे डिफरेंस कभी नजर आएगा? आज 21 दिन हो गए मुझे। अभी कितना वजन है? अभी तो 77.6 ही है। अभी आपको कुछ तो डिफरेंस समझ में आया ना 21 दिन में, कि कुछ भी नहीं आया? 79.8 से 77.6 ही हुआ है अभी तक। वजन के अलावा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है बस। किसका?
कॉन्स्टिपेशन का? कॉन्स्टिपेशन की जो आप दवाई ले रहे थे वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, मैंने आपको कल भी समझाया था। तो वो तो मेन समस्या थी आपका वेट कम करने में, क्योंकि जब सामान पेट में ही रखा रहेगा तो वजन बाहर कैसे निकलेगा? वजन मुंह से थोड़ी बाहर निकलेगा। जो आपका फैट है, जो भी चीज वजन एक्स्ट्रा है, वो निकलेगा तो पेट में से ही बाहर, और यदि पेट में जाम लगा हुआ तो निकलेगा ही नहीं। तो जाम आपका खुल गया है, वजन भी कम हो जाएगा। लेकिन आप उतना हताश मत हो। जो आपकी आवाज आती है ना, वो हताशा वाली आती है कि कब होगा कम। हताश की जगह विश्वास करो खुद पे। आपको किसी दूसरे पे विश्वास नहीं करना, मुझ पे विश्वास नहीं करना, खुद पे विश्वास करना कि मेरी बॉडी परफेक्टली हेल्दी है और हम उसको राइट डाइट दे रहे हैं तो वो बिल्कुल बढ़िया से रिजल्ट देगी। जैसे हम अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं कि हमने उनको अच्छी परवरिश दी है तो वो अच्छे इंसान बनेंगे, और यदि हम अच्छी परवरिश देके भी उनको विश्वास नहीं करें तो वो अच्छे नहीं बन पाते। यदि हम उन पे डाउट करें बात बात पे कि अरे यार हमने तो अच्छी परवरिश दी है लेकिन तुम तो झूठ बोल रहे हो या तुम कुछ गलत काम करके आए, तो क्या होगा उससे कि वो नहीं कर रहे होंगे तो भी वो सोचेंगे कि इनको तो मेरे पे विश्वास ही नहीं, तो कर ही लो। तो ऐसे ही अपने शरीर पे विश्वास करो। आप उसको सही डायरेक्शन दे रहे हो, सही फूड दे रहे हो, तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। जब विनोद शर्मा जी का 16 किलो वजन कम हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा? 18 किलो। 18 किलो। लेकिन जो विनोद शर्मा जी ने विश्वास किया है उतना विश्वास भी करो। आपको कुछ करना नहीं था, इनकी इतनी सारी दवाइयां चल रही थी, इन्होंने डे 1 से छोड़ दी। कितना विश्वास का काम है। थायराइड की, बीपी की, शुगर की, प्रोस्टेट की सारी दवाइयां डे 1 से छोड़ दी। फैटी लीवर की भी। फैटी लीवर की भी यदि आपकी चल रही होती तो आप छोड़ देते डे 1 से? बताइए, आप छोड़ देते क्या? यदि आपको डॉक्टर बोलता नहीं छोड़ना, आपकी चल रही होती 10 दवाइयां, आप यहाँ आते अकस्मात, और मैं बोलता छोड़ दो कल से, छोड़ देते? हाँ, छोड़ देती हूँ। तो बस फिर आप इतना विश्वास है यदि आपको तो आपका वजन कम हो जाए, निश्चित कम होगा। आपका वजन कम होगा, आपकी प्रॉब्लम एक सॉर्ट आउट हो गई, दूसरी भी हो जाए। लेकिन हो सकता है बॉडी की प्रायोरिटी में भी और भी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जो पहले उसको सॉर्ट आउट करना। करेक्ट। जस्ट वॉच, तो वॉच करो। और आपके दिमाग की शांति जो है वो बहुत जरूरी है। वेरी करेक्ट। क्योंकि यदि दिमाग विश्वास नहीं करेगा ना तो वो चीज हो नहीं पाएगी। बिल्कुल सही। भगवान को मानते हो? जी। कैसे मानते हो? आपने देखा है उनको? नहीं देखा तो नहीं। आप विश्वास करते हो ना? जी। बस वैसे ही विश्वास करना है। ईश्वर की बनाई हुई बॉडी है आपकी जो है, ये प्रकृति ने बॉडी बनाई है आपकी, इसमें सारे फंक्शन है, ठीक होने का भी फंक्शन है। ये फंक्शन इसी के अंदर ही है, बाहर से नहीं है कुछ भी। ईश्वर यदि है तो उसकी प्रमाण यही है कि उसने ऐसा शरीर बनाया है कि जो खुद से ठीक हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो विश्वास आप करते रहो, चलते रहो, वजन कम होगा, निश्चित कम होगा। बिल्कुल आप हमसे ब्लैंक चेक पे साइन करा लो, यदि कम नहीं होगा तो हम आपका हर्जाना भुगतेंगे। जितने आप फ्रूट्स खाओगे उसके पैसे हम देंगे।
बिल्कुल, हमें पक्का विश्वास है। सब लोग आप एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि मीटिंग को बड़ा चलाना मुश्किल हो जाता है कि एक तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर जो है सबके कैमरास बंद हैं और सब लोग इंटरेस्टेड तो हैं नहीं, तो क्यों आदमी जूम मीटिंग में लॉगिन तो किया ही हुआ। तो आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं इसीलिए यहाँ बैठे हुए सुन तो रहे हैं। अब यदि कुछ बात होगी नहीं तो मैं सुनाऊंगा क्या? सर आपकी परमिशन तो सर एक चीज शेयर करना चाहता था सर। आप बताइए, शेयर। अब मेरा जो पावर था जो रीडिंग ग्लासेस का, इट वाज नियरिंग 3 सर, +3 2.753। अब मैं हमेशा डाउट में ही रहता हूँ कि इसको पहनूं या नहीं पहनूं। अब पहनता हूँ तो स्ट्रेस पड़ता है और सिर में दर्द होता है, और कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी। अब तो बिल्कुल नहीं पड़ रही है। तो जो पिंकी जी ने जो एक्सरसाइज बताई है, क्या वो शुरू कर सकता हूँ या शुड आई वेट फॉर माय डिटॉक्स स्टेज टू बी ओवर? मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इससे बहुत पुराना एक चश्मा था जो किससे जिसकी पावर 1.75 थी, वो शुरू किया है, तो उससे थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे रिड्यूस करो। क्या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि शुड आई स्टार्ट डूइंग दोस एक्सरसाइजेस बिकॉज आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस स्पेक्स आल्सो, या अपना डिटॉक्स स्टेज का भी वेट करूं क्योंकि डिटॉक्स स्टेज अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रोज ये होता है कि आज खत्म हो गई, पर वो रात को या 4 या 5 बजे फिर शुरू हो जाती है। तो अभी तो आप चलने दो। ठीक है सर, डिटॉक्स ही चलाओ, कोई दिमाग मत लगाओ। हाँ, पर डिटॉक्स का एडवांटेज सर अब ये है, फेज ये है कि इसमें आप पेन नहीं है कहीं भी। स्वेलिंग जरूर हो जाती है सर साइड में, जैसे कि वो बता रही थी जो फॉरेनर थी, क्या हीलिंग का पार्ट है जो थोड़ी देर के लिए हो जाती है या 2-4 दिन के लिए हो जाती है। हीलिंग से ऐसा होता है सर कि आप ना तो दाहिनी करवट सो सकते हो, ना बाहिनी करवट सो सकते हो, ना आप अपना पीठ के बल सकते हो। एंड इज स्टेज ऑफ एक्सट्रीम पेन कि जब आपको नींद आ रही होती है और आप सो नहीं पा रहे हो, और फिर जैसे ही सोते हो फिर आपको उठना पड़ता है, फिर वॉशरूम जाना पड़ता है, और लेटने से पहले ही फिर आपको फिर दोबारा जाना पड़ता है। फिर उसका सॉल्यूशन सिर्फ यही कि आप कुछ चेयर पर बैठे रहो। तो घर वाले मॉनिटर करते हैं कि आप कितने बार सोए, कितने बार उठे। पता चलता है कि आप 27 टाइम्स उठे बिटवीन 10 and 6। तो ये है सर, ये इसलिए जो आंकड़े होते हैं ना सर, 27 बार उठे, 28 बार उठे, या वेरी मिसलीडिंग। पेनफुल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोगों के लिए सोचता हूँ मैं जिनको ये पता होता है कि हम गलत खा रहे हैं। जैसे आपको पता नहीं था, आप तकलीफ झेल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कई लोगों को पता होता है कि ये हम खा रहे हैं और इसके बाद ये सब होने वाला है। करेक्ट सर, वेरी करेक्ट। उसके बाद भी वो कहते हैं कि अरे यार क्या फायदा, खा लेंगे जी, झेल लेंगे। ऐसे भी लोग। मेरे लिए तो सर नया एक्सपीरियंस है, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे वेजिटेरियन, ऐसे टी टोटलर मुझे इन स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ा। बट आई एम फीलिंग नाउ बेटर, मोर कॉन्फिडेंट। होने तो जितना पेन होता है, चलने तो डिटॉक्स स्टेज एंडलेसली, आई डोंट माइंड। इफ रिक्वायर्ड आई विल बी ऑन फ्रूट्स टिल लाइफ लॉन्ग। डिटॉक्स स्टेज तो खत्म हो गया ये खत्म ही नहीं हो। जब डिटॉक्स स्टेज खत्म हो जाएगा देन आई विल गो फॉर माय मेडिकल टेस्ट। अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है टेस्ट वेस्ट। जी, आप फौजी की सोच है आपकी। हाँ, कुछ भी गलत तो कीप फाइटिंग। जब आपको पता है कि अल्टीमेट विक्ट्री आपकी है तो कीप फाइटिंग। फौजी वाली सोच के साथ चल रहे हैं। कमांडर आप हो सर, लड़ तो हम रहे हैं। कहाँ कमांडर है?
सर विनोद जी का तो सर 45 डेज क्रॉस हो गया है। मैंने सोचना ही छोड़ दिया, 45 क्रॉस हुआ, मैं चेक करता हूँ कितने हुए। आई नहीं थिंक सर, 48। सर आपको भी थायराइड का प्रॉब्लम रहा है तो हम लोग को थोड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम जितनी भी शुरुआत हुई है, मे बी दैट आई एम रॉन्ग, इन माय केस थायराइड से शुरू हुई है। और ये टाइम पे डिटेक्ट अगर हो भी गया होता तो वही चलते अपने जो थायरोनॉर्म है 75 mcg, 75 mcg में 16 साल से ले रहा हूँ। और अब आके मैंने करीब 48 डेज पहले, जैसे ही गौरव जी ने कहा है, तो मैं बंद डॉक्टर्स, तो वेरी नियर एंड डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स में। वैसे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का दोस्ती कम होती है, पर मेरी बहुत है। उनकी अगेंस्ट द मेडिकल जो कि आपको गाइड कर रहा है, बाकी जब सब स्विच ऑफ कर लो, तो मैं पूरी मेडिसिन छोड़ दी है। अब मैं क्यों कर रहा हूँ इसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का उंगलियों में। हमारे घर में मेरी छोटी सिस्टर है, उसको भी ये प्रॉब्लम है। जब मैं भाग सकता हूँ, मैं अब फिंगर्स फ्री मोड से, तो मैं क्यों एप्स हैं वही प्रिंट आउट दे देंगे, डाउट में पड़ जाऊँ। आई एम वेटिंग फॉर माई डिटॉक्स स्टेज टू बी ओवर, वेरी कूली कामली एंड वेरी कंपोज्ड मैनर अपनी डेली रूटीन करता हूँ, टेकिंग द लाइफ वेरी लाइटली, एंड देन आई हैव सीन देयर मल्टीफोल्ड इंक्रीज इन माय एबिलिटी टू राइट, टू स्पीक। जो मेरा प्रोफेशन तो खैर आर्मी का जो है सो है, बट बेसिकली आई एम एन इंजीनियर, बेसिकली माय लॉ इंटरप्रिटेशन होते हैं जो केसेस चल रहे हैं, बेसिकली इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है, एबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। डिटॉक्स हो जाओ, पहले भी सवेरे 4 बजे उठता था, अब 3 बजे उठ जाया करो। चलिए तो एंड अब तो पेन दर्द खत्म हो गया। थैंक्स टू गौरव जी फॉर दैट। थैंक यू विनोद जी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम एमएससी के बाद आर्मी में गए थे, हमने कॉलेज लाइफ देखी है, यूनिवर्सिटी लाइफ देखी है, यूनियन के चुनाव भी लड़े हैं, सब वी हैव सीन लाइफ। आर्मी इज एन आइडियल प्रोफेशन एंड आवर फर्स्ट चॉइस वाज नॉट आईएएस आईपीएस। आईएएस आईपीएस का तुमने पढ़ाया हुआ है सर, तो 40, but sadly now the priorities have changed. Nobody wants to join army for reasons I'm not known. IAS are with ICS, no disregard for ICS. जिन ब्रिटिशर्स ने जो ICS शुरू की थी और उन्होंने अपने वतन में, अपने देश में men in uniform, not that I am men in OGs and they are men in khakis. And this is one cadre sir that needs review. और हमारा जो है सिस्टम जो है needs a drastic reviews. And I'm this lobby. Government change हो जाती है पर IAS lobby change नहीं होती. Anyway, sorry for taking the liberties, but these are my own views. I don't want to offend IAS, they are very, very powerful. एक लड़की के माँ बाप की स्टोरी थी, जिसकी जो है वैक्सीन लेने से डेथ हो गई थी। तो वो स्टोरी मैंने काफी टाइम पहले शेयर की थी। मैंने टाइमलाइन पे अपने डाली हुई है, जब वो देखती है तो उसको आज मैं वो स्टोरी आपको बताऊँ। सर बताइएगा सर, आई वुड लाइक टू गो थ्रू। अभी डिटॉक्स स्टेज का खत्म होने वाली है मेरी, अब मुझे यही टाइमलाइन ही देखनी है सर आपकी सबकी। अपना तो मैंने लिखना बंद कर दिया है सब कुछ।
बहुत टैलेंट्स हैं सर इंडिया में, बहुत टैलेंट्स, बहुत टैलेंट्स। और ये आईएएस और इतना अच्छा होता है, आईसीएस इतना अच्छा होता तो नेताजी सुभाष छोड़ते क्यों आईसीएस? वो भी फौजी बन गए। बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है यदि सब लोग फ्रूट खाते तो लड़ाई ही नहीं। बिल्कुल देश ही नहीं बनाने लगे। वेरी करेक्ट। जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है तभी वो उसका लालच बढ़ता है, तभी वो पार्टीशन की सोचता है। वेरी स्ट्रांगली बिलीव दैट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा जैसे रीयूनाइट, फिर किसी भी बाहर के कंट्री की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमारे को देखने। तो हमारी समस्याएं सब एक हैं सर, रोटी कपड़ा मकान। यू गो टू पाकिस्तान सर, दो आई हैव नॉट गॉन माई सेल्फ, तो मेरी क्लोज रिलेशन गई, मेरी भांजी खुद गई है, वो तो लव एंड अफेक्शन ऑफ द पीपल देयर फॉर इंडियंस इज एनॉर्मस, बहुत है। व्हाई दिस वार, और ये क्यों? we should fight rather than capturing territories, we should capture their minds. चलिए मैं आपको अब एक स्टोरी दिखा रहा हूँ। सर बताइएगा। Yeah, my name is Pawan Omkri, and my wife Rachna Gangu, and we currently stay in Hyderabad, Telangana. Yeah, so that's my daughter who passed away. She was 18, and her name is Ritaika Omkri. Yeah, Rithaika, Ritaika Omkri, OMTR. No, she was perfectly healthy. She wasn't perfect, a normal child, absolutely no health condition that I don't think we even went to a doctor in the last 2 years. Yeah. It's May 29th, 2021. No, not at all. Actually, I did consult 2 or 3 doctors for my parents, probably like 2 or 3 months before we took ours, because my parents have some health conditions. So we asked 2 or 3 doctors, and all of them said the same thing. Vaccines are totally safe, no side effects. They don't even have to worry about the current medication they were taking. And because Ritu was just a normal child, it didn't even occur to me that I have to go to a pediatrician and ask if there's any potential side effects or risks. And even at the vaccination centers, there was no information put up, nothing of any sort. It was just by word of mouth that I hear from others that you might expect high fever the next day or body pains, but that should subside within 2 days. That was the only information we had. We both, Ritu and I, bought our vaccines on the 29th of May around 9:30 a.m. and we both got Covishield. And we came back home, and around 11:30 or 12 or noon is when she said her head was starting to hurt. I thought it was probably because, we haven't been out much because of the lockdown. So probably it was just the drive during the day, broad daylight. So I thought it must be just a moderate headache from that. But after lunch, she started complaining that her body was hurting, her headache was getting worse. And starting at around 4, both of us started having a fever. We were given paracetamol. At the vaccination center, they said if you have a fever, take these every 6 hours. I tried to skip it. I thought, let the body fight by itself. Why should we take the paracetamol? And I just waited. And until like 10:30 or 11 in the night, the fever went up to 102.7. Both of us had the same amount of fever, and my husband said it's not a good idea to leave it at 102.7. She needs to get some medicine. So that's when I gave her the paracetamol. In spite of giving the paracetamol, the fever didn't come back to normal. It came down to around 101.8 or 7. And even though both of us had same symptoms, I was able to at least sleep, but her body couldn't take it. She was restless the entire night. She didn't sleep. She was walking around. She was asking her dad to press her legs, press her back, press her head, because she was just restless. And next day morning again, we woke up, we couldn't eat much, and fever continued. It didn't go up to 102, but it was somewhere around 101.5. We continued to take the paracetamol once every 6 hours. So we took
about 3 or 4 between the 2-3 days of having fever and headache. And by evening of the 30th, we started feeling better. There was no headache and fever was coming down. We had about close to 100. And on the following Monday, we were back to normal. Actually, I was still lingering with some weakness, but Rita was just back to normal. And afterwards, for the next 5 days, our lives were just running smooth, just normal, no complaints. And it was on Saturday, which was June 5th, the early hours of June 5th, around 3:30 a.m. She woke up. We were sleeping on the same bed, and she woke me up saying, "Mama, my head is really hurting." And she started scratching like this. I still remember her movement. She was scratching like this, and she said, "Mama, I feel as if lice are crawling all over my head, as if bedbugs are crawling all over my head. My scalp is so itchy." I said, "Ritu, what is it? It's 3:30 in the morning, and you washed your hair today. It's probably dandruff or something. You don't have lice or there are no bed bugs." And then she asked, "Mama, can you please put some hair oil for me?" And it was 3:30 and I was just sleepy. I said, "Why don't you do it yourself?" So she went downstairs. I don't think she applied oil, but my mom told me that she slept around 6:30 in the morning. And I didn't wake her up. I thought she didn't have good night's sleep, let her sleep in. And she woke up around 12 or 12:30. This was still the 5th of June. And when she woke up, she didn't have the headache, but she said her left thumb was really sore. It was really, really sore. It was hurting. And one of the small toes on her left foot was also hurting. And the pain was so bad, she says, "I might have hit one of my toes to the bed or somewhere, and I might have a hairline fracture." And I didn't really trust her. Like, you were asleep the half of the day and you didn't walk around much. How could you hit something and just wake up with the pain? And she just searched herself on the internet looking for symptoms of pain in the toe, and she thought if she has a hairline fracture, then she should bandage it to the next toe so it doesn't move. So she did that for comfort. And then she started hopping on one leg, then had to move from around the room. It really didn't bother me even at that time, to be honest. It didn't bother me. And earlier on the 4th of June, actually, she was helping me around with cleaning up of the house, and she was working with some old locks and keys, which were old. And I thought maybe she's usually allergic to dust, so maybe it's an allergic reaction that she's having, is what I thought. So I had itching on the palm. And she started saying my fingertips are tingling and they feel numb, and my palms are kind of itchy. So I thought these are some allergic reactions. So I called the doctor around 8:30 in the evening. Because of COVID, most of the doctors are available online. So mostly I thought, let's book an appointment on Apollo 24/7. So we booked an appointment with the general physician, and I told him this is what is happening. And the first thing I always mention to the doctors is she got her vaccination on track. It was exactly a week. And that just didn't seem to bother them at all. And he said, okay, maybe she has an allergic reaction, so let's give her Advil for 2 days and give her Crocin for pain. So I did that. That night, we went to the pharmacy, bought Advil, and gave her her first dose. And he said, if it doesn't go down in 2 days, then get her blood work done. That way, sometimes it would tell us if there's an allergic reaction. And I gave her Crocin. And the next day morning, when she woke up, the pain didn't get better. But there was some pain in her arms and legs now, not the entire arms, just the hands and the legs. And the itching and the burning was so severe, she would constantly hold an ice pack in her hand. So just give her ice in a Ziploc bag, and she would hold it in her hand. So, and she wanted me to rub her palms all the time. And when I touched her palms, they were really hot and red. So throughout the day, she suffered with this, it was all weird. I didn't know what was going on. And I waited throughout the day. In between, when I
checked she felt a little warm. This was in the evening of 6th June, and she had a fever of 99.4. Not, I thought usually below 100 is not something to be alarmed of. So I still gave her Crocin, and she said she has a mild headache. And that night again, she didn't sleep very well. It was the 7th of June, the next morning, which was Monday. And I thought it's been 2 days. I've been giving her Advil, I've been giving her Crocin, and her symptoms are not getting better. So I took her to get her blood test done. We did that in the morning. And again, she was saying my head is kind of a little bit sore. And she started noticing pink spots underneath her palm, underneath the skin. It was not very prominent, but I could tell it was different from my palm. Her palm looked pink with blotches of pink spots. So we went, and that afternoon, because she was not getting enough sleep during the night, in between she would take cat naps. She would just sit on the sofa and fall asleep. And then she didn't eat lunch because she was not feeling well. Around 4 o'clock, I got a call from the diagnostic center. And they said this, sorry, I didn't pick up the call. It was a random number, so I didn't pick that. So they called me again around 9 in the night. And they said, we are calling from Vijaya Diagnostics. Why are you running a blood test on this patient? I said, I'm her mom, and I just wanted to check if there's an allergic reaction. The doctor said if there's some reaction, you could know in the blood test. They said, the reason we're calling you is her platelets are extremely low. They're extremely low. So can you come for a retest? At that point, the mom in me was not ready to hear. I was thinking they made a mistake. That's why they're asking us to come for a retest. And they said, we will not release the report yet because I want to run the slide throughout the night and see if anything changes till morning. So we started getting restless. They said extremely low. It was bothering me. So I called one of my friends who's a doctor. And she said, why don't you get that report tomorrow morning and come over to our office? We'll see what's going on. So we couldn't sleep very well that night. And the whole night again, Ritu was restless, her head was hurting, the palms were really bothering her, and the pain really didn't go away yet. So next day morning, I booked another appointment with the general physician at Apollo. I wanted to take her in person, but he was not taking in-person appointments, so he switched to a video call. And during the call, I told him she got the vaccination 1 week back, and this is what is happening for the past 2 days. He said, no, don't worry about that. And I told at that point, Vijaya Diagnostic called me back and said, we ran this line and it still looks at 40,000. The platelets are at 40,000. And when I told him the platelets are low at 40,000, he said, see, you're telling me she has a pain in her thumb and the toe. So she probably is fighting a viral infection like a bone and joint. Viral infection Of the joints. Usually it affects the joints and platelets can go down. Go down because the body is fighting. So no need to be worried about. He looked at her in the video. He said her lips look pink and she looks active enough. And he asked her what she had for breakfast. And he said she seems to be alert. So don't worry. Don't go for a retest today. Wait for 1 more day. Even if the platelets go down to 30,000, I wouldn't worry. During the COVID times, the first thing we need to do is stay calm. No need to panic. No need to have any anxiety. To be honest, his words gave us comfort. You know, listening from a doctor, you don't have to worry. Platelets as well as 40,000 is okay. Gave me comfort, and we were like happy. Okay, there's nothing to worry. So we were back to our routine. And my uncle, who's a doctor, he's a retired doctor, a surgeon. He sent me a link at that point. He said, you both got Covishield and the platelets went down to 40,000. There is a link between Covishield and platelets going down and blood clots forming in the body. When I read that article, it still didn't ring a bell. For me, I thought, why would people have blood clots? Blood clots are something that happens in like senior citizens or older people. How could she have blood clots? I didn't understand or have that knowledge to understand that this could be life-threatening. And I told him, you know, the general physician, he himself told us not to panic, 40,000 is okay. So he said, okay, then watch out if she's getting any
patches, red or purple color patches on her body. Watch out. I said, okay. And this all happened around 11:30 in the night. Around 6 in the evening, this is 8th June, Ritu started getting a headache. So, blood clots, COVID shield, AstraZeneca, it's kind of heard on the news. We heard that before, but nowhere it says life-threatening blood clots. Blood clot means some blood clot, and Right. nobody said. Right. Even Pawan said, oh, maybe what she has on the palm probably is a blood clot, but we didn't know that it was life-threatening or something that we need to rush to the ER. So that evening she started getting a headache. And I myself have migraines regularly every month. I get severe migraines, I throw up, but I get a good night's sleep and the next time normal. So I thought Rita is also having a migraine, and but the pain just started shooting up. Usually her headaches, even if she gets in once in a while, they are not this severe. She doesn't take medication for her headaches, they are very minimal. But this time her pain was such a shooting pain. She was like, Mommy, my head is hurting. So I started walking with her in the balcony just to distract her away. And she says, I'm feeling nauseous. And I know how bad those vomitings could be. So I started trying to divert her attention, but she started throwing up. It didn't stop. And she started, I gave her Frozen, she threw up. I gave her a sip of water, she threw up. I gave her just a sip of coconut water, she threw up. And she kept throwing up every 20 to 30 minutes. And she kept back. She said, Mama, I threw up for 6 times. And it was around 10:30 in the night. I tried to call the doctor that I spoke to in the morning. He was not available. He didn't give me his personal number. I asked him, can I have your personal number? He said, I can't give it because there's so many patients who tried to reach me. So I tried to message him. He didn't reply back. So I called my uncle, Dr. Uncle, the surgeon, and he looked at her in the video chat. And he started questioning her, Ritu, how much is this? How much is this? And she was answering. And then he said her lips look dehydrated. And I told him that I see a purple patch on her eyelid. And he said, okay, now that means you need to go to the ER. Maybe she needs some IV fluids. So we rushed her to Apollo. And we went to Apollo. First thing they asked is, what is the problem? We told them that she has headache and she's throwing up. And they said, oh, then it's a COVID case. I said, how can you declare it as a COVID case without even testing her? Then we had to put her in the waiting room until they could do the blood work and all. And we said, we are not going to put her in the COVID ward until her COVID results come positive. So there was this small pavilion, they had beds, so they started putting her there and they started giving her fluids and pain medication. But in spite of giving her the pain medication, the headache didn't go down. So they somehow got hold of the doctor whom I spoke to earlier in the morning, and he immediately referred her to the neurologist. And the neurologist said to get her an MRI. This was around 2:30 in the morning. And we tried to get the MRI, and the sound bothered her so much, and she was signaling me, please stop, stop. And she said, Mama, this is a torture, I cannot bear it. So poor thing, she couldn't cooperate because she already has a headache. And the sound was even more horrible. But the technician told us right away, there's a problem in her brain, get her admitted. I didn't believe him, to be honest. How can a healthy child have a problem in the brain? There was absolutely no symptoms ever. And we were back in the pavilion waiting for the doctor to come up. And the doctor came, it was around 6:30 maybe. He said, we got all the blood reports. She doesn't have COVID. COVID test is negative. But her platelets went down to 30,000. And the MRI, we couldn't complete it. But with the report we have, she seems to have a clot in her brain. So we need to immediately start investigating. So we got her admitted. And once we got her admitted, within few hours, probably like an hour or so, she got seizures right in front of our eyes. She got seizures and doctors took her away. She was surrounded by like 10 other doctors trying to revive her. She was put on the ventilator. And meanwhile, my uncle comes in and he starts talking to other doctors. I don't know when they did a CT scan in between, but they showed him that she has a clot and she has hemorrhage and
The pressure is so much that the brain is damaged enough, so they need to do an emergency surgery right away. We were in a state of shock. We didn't know what was happening. The girl was just fine yesterday, just walking around. She walked to ER. Walked in the sense, another thing to point is, when we went to ER, she couldn't walk much. She started limping. Her left leg started folding. So we asked for a wheelchair. So at least 24 hours or 18 hours before or 12 hours before, she was perfectly fine at home. And then they said, we need to do a surgery. So she went in for a surgery. Is it craniectomy? Is what they did, where they basically open up a part of the bone of the skull and keep it aside, so the pressure of the brain can be released. She had so much pressure building up from the hemorrhage that it was damaging the other parts of the brain. And that's it. Doctor didn't say anything that day. The next morning, this all happened on the 9th of June. 10th of June, the doctors coming for rounds every morning at 9. So they called us for a meeting. And Mr. Alojin, who is the surgeon, told us, look, the condition she has is called CVST, cerebral venous sinus thrombosis. And also at that time, they said the root cause is ITP, idiopathic thrombosis something. No, actually he said we don't know yet. It could be idiopathic thrombosis. Means it happens in people, but we don't know why it happens. And he said two things. First thing is, there's a 50-50% chance of her survival. I really am concerned about her survival. And even if she survives, the quality of life she has, because we're looking at her CT scans and her brain has been extensively damaged. I was totally in disbelief what I'm hearing. I just didn't know what happened. How could something happen so fast? And he said, yes, clots happen, brain clots happen, it's common, but usually when people get it, they see symptoms over a month. But the way your daughter got it, it's acute thrombosis within a short span of time. And you came at the right time, you didn't delay anywhere, but it happened like a straw. It started like a drizzle, but it happened like a straw, and we're doing whatever we can. So let's hope for the best, and it's too early to say anything. She will be under sedation for the next 2 days because we do that so the brain gets time to heal, rest and heal. But after that, the next 48 hours are going to be critical because she needs to wake up on her own when the sedation goes down. And the medicines can do only so much. The brain needs to activate by itself. And that's it. The next few days, if you want to add anything, they did every possible test to see if she had an underlying condition, all possible tests. The hematologists all were involved to see if she had an underlying condition which caused it, and everything was negative. They couldn't find anything to link it to. Yeah, we wanted them to test so that that directs the treatment properly. They did all the tests and they couldn't find anything. So in between, I heard from the doctors. Until then, I didn't know this could be a vaccine-induced thrombocytopenia. That was the first time I heard from the doctors. They said, because we are not finding anything, it could be vaccine-induced or it could be COVID, where she got COVID and you didn't know she recovered, or it probably could be the after effects of COVID. I'm like, and why can't we check for COVID antibodies? They said because she already got the vaccine, the antibodies will be there in the body. So there's no way to test that out. But what we did was we tested our little one, our younger daughter, because we two and her sleep together and we play together. So she must have got COVID, that she should also have gotten COVID. She's the only one who's not vaccinated in our house at this point. She didn't have any COVID antibodies. So that clearly shows that Ritu did not have COVID. And I think she was tested again before donating the organs. That time also she did not have COVID. RT-PCR 3 times they did, and 3 times it was Negative. And after 5 days or 6 days, on 15th of June, they said, we tried everything. There was some kind of a shock she got last night.
Her pupil movement, whatever was there, has gone down, and there's no electrical signals or active brainstem activity in her brain. And at this point, we consider her brain dead. This is Tuesday, 15th of June. They declared her brain dead. And they gave us options. Whatever you want to do with her, they gave us 3 options. You can take her home and just let her pass away. We will remove the life support. Or 2, just wait until she naturally, ceases, rest of the body ceases to function. Or 3, you can donate her organs. But I, as a mom, was not ready to give up. To be honest, I didn't trust them. I said, how can she be brain dead just in 6 days? And they said, we will still support you, whatever other therapies or options you want to try, alternative medicines, we will completely support you. So at that point, we started Ayurveda immediately. And my husband started researching about stem cell therapy and gene therapy, where we would try to regenerate the brain cells. But nothing worked. Nothing worked. Yeah, for the stem cell therapy, they needed blood circulation to the brain, which we had to test again. And so they did an MRI with the angio, and the result was not in favor. They said there was absolutely no blood flow from the neck onwards to the brain. So no medicine would work. So no medicine would work, and they said at this point we supported you for the past 4 days, but the brain is at a point where it's degenerating and it's liquefying. Started to liquefy and leak. So what I was thinking was a blood at the spot of the stitches. They say it's not blood, it's actually the brain that's liquefying. And they said it's unethical on your part to keep her in this condition. I said, can't we take her home and continue to keep her on the ventilator? I was still hoping maybe she'll come back from brain dead. Maybe some miracle will happen. All the prayers going around the world for her will work. But they said, again, it's unethical. We need to understand her brain is liquefying and there's no way she's going to come back. And at that point, my husband literally begged me, saying, you know what? I don't think she'll come back, but let her live through others. Look at her urine. Her urine pouch was constantly filling up. She has excellent kidneys, and the doctor said her body is in perfect condition. An 18-year-old whose organs are all in perfect condition. Let her continue to live in others, though we cannot see her physically. So that was the toughest decision in my entire life, to just let her go. So we had to sign the paperwork, and then so we could continue with the process of Jeevan Plan. And the entire day I spent with her, still hoping maybe she'll get up with my touch, but it didn't happen. On the 20th of June, early hours at 1:30 a.m. is when they took her to the OT operation theater. And I still don't know how I could send her away. And in between, somehow government got interfered in this case. And the professor from medical college from government was sent for autopsy. And they did autopsy. I don't know what triggered that, but that happened. And there was a delay in our discharge. And we don't know what happened in the autopsy. We are yet to get the report. We contacted hospital, and hospital contacted the health department to trigger the autopsy. Even they did not get the report yet, so we still don't know what was the findings in autopsy. But I called the doctor, the counselor, day before yesterday, and I asked her if she heard back anything from, if they got back any report from the autopsy, and they said no. And it's been 2 weeks today since it happened, and they said we haven't received anything yet. And I asked, can you at least ask the doctors if they were able to conclude what the reason was? And they continue to say the same. Number one, it could be VITT, vaccine-induced. Presumptive, that's what they said. Presumptive VITT or COVID. And they said COVID could have been caused by vaccine also. That's another thing which is very confusing.
Towards the end, recently we found out about AEFI, and we were trying to make sure that is filed. And during those investigations, we found that government themselves reported it to, like the health department or vaccination department themselves had reported it to government. I don't know exactly what that report means, whether it's AEFI or some other kind of report. Tomorrow we are going to go to that vaccination center and figure this out and try to make sure that the AEFI is reported and we get the report and the national ID number. So some kind of reporting to government has been done. We have to ensure that it is proper AEFI. That's where we are now. I just would like to add that when I talk to people or doctors, they say it's 1 in a lakh or 1 in a million. But ask the person, the family that lost their loved ones. Is not true because 1 in a million is not true. Because I have reports in some countries it's 1 in 26,000, and in some countries in 1 in 1 lakh. I think it all depends on the transparency of the society and country. So we are not being transparent. We are not recording the cases. I think it's a lot more than one. It's not even close to 1 million. It's a lot more. Now that we are, see, after this happened to us, I feel it shouldn't happen to any other parent. It's devastating. Like a Hindi child, who has a bright future, an 18-year-old who was supposed to go to college in a couple of months, just lost her life for no reason. And it shouldn't happen to anybody else. So we started this campaign to raise awareness. It's called Ritu's. सर बहुत समझ नहीं आया, थोड़ा हिंदी में बताएंगे प्लीज। वैक्सीन लगवाया था। हाँ। तो बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, समझ में नहीं आया, हल्का दवाई देती है डॉक्टर, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिला। बहुत परेशानी वाली डेथ उनको झेलनी पड़ी, ये वाली बात है। तो ऐसा होता है, लेकिन ये चीज जो जानकारियां हैं ये छुपाई जाती हैं जिससे कि आम जनता तक नहीं पहुंच सके। तो ये जो वीडियो थी पेरेंट्स की, इसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह बैन थी ये वीडियो। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म ने इसको दिखाया नहीं था, इसलिए जो इसकी लिंक है वो bitshoot.com पे है। मतलब bitshoot.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब चीजें दिखाई जाती हैं। ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। सर ऐसा और एक केस हमारी फैमिली में किसी के मेंबर के साथ हुआ। 18 की 20 इयर्स की थी, वेरी यंग, इन यूएस। उसको भी वो भी ऐसी डेथ हुई। नॉट ऐसी, मेरे को पूरा नहीं मालूम पड़ा क्योंकि किसी के रिलेटिव वो बोल ही नहीं पा रहे थे, बट यही वैसी थी कि बहुत दिन तक ऑब्जर्वेशन और ये हुआ वो हुआ, तो वही बहुत ही यंग इसमें गई लड़की। वो भी पेरेंट्स बहुत शॉक में थे और उसके से ही कैंपेन वापस और चालू हुई उसके नाम पे, और ये सब ही है। लेकिन वो जनरली लोग सुनना नहीं चाहते सच को, करेक्ट, जानना नहीं चाहते, और वो झूठ के साथ जीना चाहते हैं क्योंकि झूठ उनको कंफर्ट देता है, सच उनको तकलीफ देता है। हम इसीलिए फ्रूट नहीं खाते तो वो झूठ के साथ, कुक्ड फ्रूट के साथ जीना चाहते हैं। अब उस बच्ची के साथ भी वैक्सीन से इंजरी हुई, उसके बाद भी जो है 100 फीवर पे भी उसकी माँ उसको पोषण देती रही, और बॉडी ने कोशिश भी की डिटॉक्स, जैसे बुखार क्या था, डिटॉक्स सिम्टम था,
सिर में दर्द डिटॉक्स सिम्टम था, तो उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई, क्योंकि हम ये मानते हैं बुखार बीमारी है, वायरल है, वायरस इंड्यूस्ड है, लेकिन हमने वैक्सीन के नाम पे उनको एक टॉक्सिक मैटर दिया उन्होंने, जो कि ब्लड में डायरेक्ट गया, उससे तकलीफें उनको हुई। और ये पॉसिबल जरूरी नहीं है कि वो डिटॉक्स कर लेती, लेकिन वो उसको चांस भी नहीं मिला करने का। ये मैंने फेसबुक पे अपने पे शेयर किया था इसको, तो फेसबुक ने लिंक शेयरिंग अलाउ नहीं की थी, तो मैंने इसको कमेंट में डाल दिया था, पोस्ट बना दिया। ठीक है, तो अब्दुल हुसैन सादवी वाला। नमस्ते सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मोशन सिकनेस होता है तो उसके लिए क्या करें हम? फल खाओ और क्या करना? सर फल तो खाते ही हैं। केवल फल खाओ? हाँ, ओनली फ्रूट्स 45 डेज अबव। हो चुके आप? जी जी। आपको 45 डेज से ज्यादा हो चुके फ्रूट खाते हो? जी। हमने आपकी शक्ल ही नहीं देखी अभी तक। सर मेरा नाम मारिया है सर, उस मीटिंग में अलग नाम डला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मारिया जी आप थोड़ा सा बस मोशन सिकनेस के लिए थोड़ा सा ऐसा मौसम्बी वाला फल आप खाइए, और थोड़ा सा पानी आप ज्यादा पीजिए। क्योंकि सर कार वगैरह में जाओ तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे पहले तो और कुछ भी खा सकते थे, अब सिर्फ फलों पर है, तो उसके लिए पहले मौसम्बी खा के बैठा जाए या अपने साथ लेकर चला जाए, ऐसा कुछ, क्योंकि कभी मौसम्बी मैंने ट्राई नहीं करी है। हाथ में लेके जाओ। अच्छा, क्योंकि जब वॉमिटिंग शुरू होती है तो बिल्कुल काफी तेज वॉमिटिंग होना, जैसे नौशिया। आपको कितने घंटे के लिए ट्रैवल करना होता है? सर कभी तो बहुत शॉर्ट टाइम में भी नौशिया होने लग जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत घंटे हो। जैसे पहले से ये प्रॉब्लम तो है ही मुझे, और अभी जैसे हम अभी भी मतलब सॉर्ट आउट नहीं हुई, अभी भी मैं जैसे फ्रूट्स पर हूँ तो ये बनी रहती है। ठीक है, तो अभी और टाइम लगेगा आपको, और ये कई बार थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रहती है। अच्छा। ये हम जैसे कार में बैठते हैं तो कई लोगों को वोमिटिंग आती है, जबकि बहुत कॉमन सा केस है। तो ये भी कर सकते हैं कि उस दिन कुछ ना खाएं पहले से। सर अगर ना खाएं, अगर केवल पानी भी पीते चले ना, तो पानी भी जो होता है वो भी निकल जाता है एसिड के साथ। एज इट इज जैसे आईबीएस तो है ही मुझे, जिसमें एसिडिटी वगैरह है, तो वो भी ऐसा होता है। मे बी साइकोलॉजिकल है, पता नहीं, पर होता है ऐसा। अवॉइड करो, गाड़ी में बैठो, ऑटो में बैठ जाओ। हाँ, ऑटो में, तांगे में, टमटम में, इसमें नहीं होगा। जो बंद कार होती है ना, उसी के अंदर उसी में होता है। और सर एक ये भी पूछना था कि जैसे आपने बताया था कि दांतों के लिए जो गम्स में और प्रॉब्लम आ रही है, और स्लाइट मुझे मूवमेंट आगे के दांतों में हो रहा है, तो जैसे 2 रूट कैनाल्स हैं, तो अभी फिलहाल अगर सिर्फ उन्हें निकलवा ही दिया जाए तो उतना ही इनफ है कि हाथों हाथ इम्प्लांट भी जरूरी ना हो, सिर्फ एक्सट्रैक्शन भी इनफ होता है? निकलवा दो। ठीक है, कि हम सिर्फ एक्सट्रैक्शन हो जाए और उसके बाद फिर जब भी हम चाहे तो इम्प्लांट्स करवा सकते हैं, ऐसा? प्लांट वैसे तो जनरली एक्सट्रैक्शन के बाद 2-3 महीने बाद ही होता है। अच्छा, ठीक है। इम्प्लांट भी क्या, इस समय टाइटेनियम के मिल नहीं रहे, वो जर्कोनियम के मिल नहीं रहे, सिरामिक वाले, और टाइटेनियम के मिल रहे हैं।
अच्छा, प्रॉब्लम है। तो सर इसमें भी ऐसा कुछ है कि स्पेसिफिक लगवाना है और कोई सा नहीं लगवाना है? टाइटेनियम वाले नहीं लगवाना है, जर्कोनियम वाले लगवाना ज़रकोनियम लगवाना है और टाइटेनियम नहीं लगवाना। ठीक है सर। और वैसे जो मुझे पेट का तो है ही इश्यू, तो वो तो आपने कहा था कि थोड़ा टाइम लेकर सही होगा। तो है। पहले वो से इश ये रूट कैनाल निकलवाया। ठीक है सर। वो तो गम्स में भी परेशानी और उससे दाँतों में भी हो रही है, तो ठीक है, वही पूछना था। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। शिव गुप्ता जी। गुड इवनिंग सर। आपका हाथ तो 1 घंटे से उठा हुआ है। मैं सुन रहा था सब बीच में, फिर फैक्ट्री में होता हूँ ना तो कोई आ जाता है, फिर बंद करना पड़ता है। क्या हाल चाल है आपके? सर बहुत बढ़िया है। आज 12वां दिन है, बहुत अच्छे से चल रही है। एवरीथिंग इज राइट, वेट लॉस, इंच लॉस, सब कुछ हो रहा है और सेहत में बहुत ज्यादा सुधार है। हाँ बस सर, मैंने आपको रिपोर्ट देनी थी। एवरी और वाइफ का भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, बीपी की उसकी मेडिसिन बंद किया, आज 5 दिन हो गए वाइफ की, एंड शी इज क्वाइट ओके। मेडिसिन बंद करने से बढ़ा तो नहीं होगा? नहीं सर, मैंने आज चेक किया तो ओके है। 80/115 था शायद, ये स्टेटस है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, तो गुरु जी, आपके हिसाब से वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए ना, ये जो कोविड का है? देखो मेरा कोई हिसाब नहीं है, आप अपना हिसाब लगाओ। आप कितनी रिस्क झेल सकते हो, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है कि वैक्सीन लगाने वालों को कोविड नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि वैक्सीन लगने वालों की कोविड से डेथ नहीं हुई। ऐसा भी हुआ है कि केवल वैक्सीनेशन से भी हजारों लाखों लोगों की डेथ हो गई है। हाँ जी। कोविड हुआ ही नहीं। तो क्यों लगवाना है ये सोच के लगवाओ। अभी तक लिया नहीं है मैंने। सब लोग बोलते हैं कि क्या कर रही हो, क्या नहीं है, लेकिन मैंने लगवाया नहीं। तो ठीक है, यू टेक योर कॉल। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर ही दिया है कि जिसको लगवाना लगवाओ, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन यही है कि इंटरनेशनल ट्रैवल अगर करना हो तो वो लोग मैंडेट कर देते हैं, वही है प्रॉब्लम। नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे, जब उनको बुलाना होगा तब जाएंगे हम। हमें क्या पड़ी है जाने। हाँ, करेक्ट। या आप उस कानून का फायदा उठा के भी जा सकते हाँ, करेक्ट, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू गुरु जी। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं यहाँ पे। आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। ग्रेटफुल टू यू सर।